हेलो बच्चों, आइए आज की क्लास में हम लोग भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों पर चर्चा करते हैं और इनको विधिवत समझते हैं कि इनका आशय क्या है, इनका संविधान में काम क्या है और इनसे भारत की जनता में या भारत के राज्यों में जो लोक कल्याण की भावनाएं जन्म लेती हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि जैसे चर्चा की गई कि हमारे संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो संविधान के भाग 4 में इनका वर्णन किया गया है और भाग 4 में इनको अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के बीच में इनको रखा गया है। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि जैसे ही अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में रखे गए हैं तो पहला प्रश्न ये बनता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं ये किस देश से लिए गए हैं, यानी कि भारत के संविधान में इनको किस देश से उद्धृत किया गया है, यानी कि उनको लिया गया है। तो प्रश्न बनता है कि आयरलैंड से इनको लिया गया है। अगला प्रश्न ये बनता है कि भारत के जो संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं इस सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद कर लीजिए, यहाँ एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है कि हमारे नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो मुख्य उद्देश्य है वो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो हमारे हैं इनका मुख्य उद्देश्य है कि भारत की जनता में जन जन तक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का इनका मूल उद्देश्य होता है। और हम बात करें नीति सिद्धांतों की तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो होते हैं यह वाद्य योग्य नहीं होते हैं, यानी कि संविधान में इनको ये अधिकार नहीं दिया गया है कि इनसे जुड़ा हुआ कोई भी मामला जो है उसको लेकर के कोर्ट में जाया जा सके। यानी कि प्रश्न बनता है कि हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो वाद्य योग्य नहीं है, यानी कि इनके किसी भी मामले को लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। प्रश्न यहाँ और समझना है कि ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो पहला प्रश्न हो गया जो अभी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। दूसरा होता है कि जनता को लाभ पहुंचाना, जनता को कहीं न कहीं प्रत्यक्ष तरीके से सुविधाएं एवं लाभ पहुंचाना होता है। परंतु प्रश्न यहाँ बनता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो होते हैं इन सिद्धांतों में अगर बात करी जाए कि ये होते तो जनता के लिए हैं, ये लाभ तो जनता को देते हैं, परंतु नीति निर्देशक सिद्धांत किसको सौंपे गए हैं तो सौंपे राज्य को गए हैं। प्रश्न बनता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत किसके हैं तो नीति निर्देशक सिद्धांत राज्यों के हैं, मगर नीति निर्देशक सिद्धांत किसके लिए हैं तो ये काम करते हैं जनता के लिए, मगर सौंपे किसको गए हैं, राज्य सरकारों को सौंपे गए हैं। यानी कि भारत में जो 28 राज्य वर्तमान में राज्य हैं उन राज्यों को ये सौंपे गए हैं, क्योंकि केंद्र शासित राज्य में तो शासन केंद्र का चलता है, दिल्ली और पुडुचेरी को छोड़ करके। अभी हम चर्चा करें तो जम्मू कश्मीर राज्य हमारा एक ऐसा राज्य है जहां तीसरी विधानसभा गठित होगी, परंतु वर्तमान में अभी वहां पर विधानसभा नहीं है। तो अभी हम यही चर्चा करेंगे कि अपने भारत के 2 केंद्र शासित प्रांतों में विधानसभा है। तो यहाँ अगर हम देखें तो राज्य में ये राज्य सरकारों के लिए होते हैं, परंतु ये जो है के होते हैं, परंतु ये मुख्य काम किसके लिए करते हैं, जनता के लिए करते हैं। इसीलिए यहाँ पर एक प्रश्न बनता है जिसको आप समझिएगा। सबसे पहला एक प्रश्न यहाँ पर बोला जाता है कि हम अपने नीति निर्देशक सिद्धांतों को क्या कहते हैं। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों को बोलते हैं प्रशासकों की आचार संहिता। प्रशासक मीन्स जो हमारे सिविल सेवक लोग हैं ये उनके लिए एक आचार संहिता है। शासक एवं प्रशासक जो होते हैं, जो राजा हैं, उनकी, जैसे उत्तर प्रदेश का राजा यानी सीएम एवं उसका मंत्रिमंडल या फिर उसका पूरा संगठन जो राज्य विधानसभा का है, तो यह हमारे प्रशासक की एक आचार संहिता होते हैं। दूसरा प्रश्न बनता है ये लिए कहाँ से गए हैं, तो भी चर्चा हुई, आयरलैंड से लाए गए हैं। फिर प्रश्न बनता है कि ये जो नीति निर्देशक तत्व कहे जाते हैं या इनको कभी कभी नीति निर्देशक सिद्धांत भी कहते हैं,
इनका जो मेन काम होता है वो ये होता है कि जो राज्य सरकारें हमारी होती हैं उनके अधिकारों में अभिवृद्धि कर देते हैं। यानी कि किसी भी राज्य सरकार को जो अधिकार प्रदत्त होते हैं सरकार के गठन के साथ ही, उससे कहीं आगे कहने का मतलब है कि अनुच्छेद जो है 36 से लेकर के 51 तक के अधिकार इनको अलग से मिल जाते हैं। तो जो हमारी राज्य सरकारें होती हैं वो सामान्य परिस्थिति से कहीं ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं, यानी उनके पास और भी अधिकार मिल जाते हैं संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत जो होते हैं वो सरकारों के जो पावर होते हैं उनको बढ़ा देती हैं, उनमें जो शक्तियाँ होती हैं उनमें वृद्धि कर देते हैं। क्वेश्चन बनता है कि ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं वास्तव में यहाँ पर आप समझेंगे नागरिकों के लिए होते तो हैं, परंतु इनको जब तक हमारी सरकार लागू नहीं करेगी तब तक ये नागरिक के या लोक कल्याण के लिए काम नहीं कर सकते हैं। यानी कि यहाँ सबसे पहली बात होती है कि जब तक हमारी राज्य सरकारें इन नीति निर्देशक सिद्धांतों के जो अधिकार हैं उनको लागू नहीं करेंगी या जो कानून है उनको लागू नहीं करेंगी, तब तक यह आम जनता को किसी प्रकार से लाभ या सुविधा नहीं पहुंचाते हैं। परंतु यहाँ एक बात कही गई है कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो हमारे होते हैं ये नीति निर्देशक सिद्धांत वास्तव में वाद्य योग्य नहीं है। तो अगर कोई भी सरकार हमको हमारी सुविधा नहीं देती है या जनता के नीति निर्देशक तत्व नहीं प्रदत्त करती है तो उसके विपक्ष में हम किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। यानी कि राज्य सरकार की मर्जी होगी तो 36 से 51 तक के अधिकार जो जनता को मिले हैं तत्वों के माध्यम से या उनको ये सुविधाएं मिली हुई हैं, अधिकार तो नहीं बोल सकते हैं, इनको सुविधाएं कह सकते हैं। तो इन सुविधाओं को राज्य सरकार की मर्जी होगी तो वो देगा, अगर मर्जी नहीं बनती है, अगर वो नहीं करता है तो वो नहीं देगा। अगर कोई भी व्यक्ति चाहे कि इसके विपक्ष में कोई भी मामला कोर्ट में डाला जाए तो ऐसी परिस्थिति में मामला नहीं डाला जा सकता है। तो चलते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन होता है कि इनका जो मूल आधार होता है ये क्यों स्थापित किए गए संविधान में। तो इनका मूल आधार होता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। यानी कि किसी भी राज्य को विधिवत एवं उसको सुसज्जित एवं उसको सुविधाओं से लैस करने का काम करते हैं, जिसमें जन जन तक सुविधाएं एवं आर्थिक सुविधाएं, सामाजिक सुविधाएं एवं राजनीतिक प्रकार की जो भी सुविधाएं हैं उनको पहुंचाया जा सके। तो आइए चलते हैं हम लोग एक एक अनुच्छेद करके इनको हम अध्ययन करते हैं। तो चलते हैं अगले पॉइंट पर। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि अनुच्छेद 36 जो है आपका, इसमें किसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर जान लीजिएगा, हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर एक अनुच्छेद आपका 12 मिलता है, अनुच्छेद 12 जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं, मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर मौलिक अधिकार का जो अनुच्छेद 12 है बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि राज्य की परिभाषा का वर्णन अनुच्छेद 12 में भी किया गया है, एवं मौलिक अधिकारों की परिभाषा उसी तरीके से यहाँ पर केवल राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 12 में भी राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। अब प्रश्न बनता है कि राज्य क्या होता है, राज्य किसे कहते हैं, उसकी विधिवत व्याख्या अनुच्छेद 36 में की गई है। अब प्रश्न अगला बनता है कि अनुच्छेद जिसे हम 37 कहते हैं, तो अनुच्छेद 37 हमसे क्या कहता है। अनुच्छेद 37 हमसे ये कहता है, आम जनता से, नागरिकों से ये कहता है कि जो मौलिक अधिकार होते हैं उनको तो वाद्य योग्य बनाया गया है, उनके पक्ष का कोई भी मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता है, हाई कोर्ट में ले जाया जा सकता है या जो है कोर्ट में लाया जा सकता है। परंतु अगर हम बात करेंगे नीति निर्देशक सिद्धांतों की, तो नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसी भी कोर्ट में इनके मामले को लेकर के हम किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर प्रश्न बनता है कि ये जो होते हैं ये वाद्य योग्य नहीं होते हैं, इनको किसी भी मामले का कोई भी निस्तारण कोर्ट द्वारा नहीं किया जाता है। यह वास्तव में अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक शब्द हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे नीति निर्देशक तत्व होते हैं ये केवल राज्य के एक कर्तव्य के रूप में होते हैं। यहाँ पर ये प्रश्न आप याद कर लीजिए। प्रश्न बनता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत क्या हैं। तो नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य के लिए एक कर्तव्य के रूप में
निर्दिष्ट किए गए हैं, जिनमें राज्य की मर्जी है तो अपना कर्तव्य करे, अगर उसकी मर्जी नहीं है तो वो नहीं भी करता है, परंतु उसके विपक्ष में कोई मामला कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता। यही बात इसमें बताई गई है, जिसे अनुच्छेद हम 37 कहते हैं। अब प्रश्न बनता है अनुच्छेद 38 क्या है? तो प्रश्न यहाँ पर यह होता है, इस 38 अनुच्छेद का ही उद्देश्य होता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यहाँ पर सबसे पहले जहाँ से जनता के सुविधाओं की शुरुआत होती है तो यहीं से शुरुआत होती है, क्योंकि अनुच्छेद जहाँ पर 36 और 37 जो होता है वो जनता की सुविधाओं से नहीं जुड़ा हुआ है, वह एकमात्र निर्देश है। उसे क्या कह सकते हैं? उसे केवल एक निर्देश के रूप में जानते हैं, परंतु जहाँ से सुविधाएं शुरू होती हैं वो कौन सा है? अनुच्छेद 37 से सुविधाएं शुरू हो जाती हैं। तो दोनों बातों को ध्यान रखना है, ये मात्र एक निर्देश हैं जो कि केवल बताया गया है, परंतु यहाँ सुविधाएं 38 से शुरू होती हैं। तो पहला प्रश्न बनता है कि इसका कर्तव्य होता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे। कौन करे? राज्य करे। यानी कि ये जो बात बताई गई है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ये करेगा कौन? आगे आंसर होता है राज्य करे, परंतु वो करे या ना करे ये उसकी एक अपनी मर्जी भी बनती है। अब प्रश्न आता है कि किस प्रकार से लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे? गरीब, वृद्ध, आर्थिक सामाजिक रूप से जो भी पिछड़े, SC ST, इन सभी लोगों के लिए अनेक प्रकार की जो सुविधाएं मिलती हैं उनको राज्य प्रदान करे, ये बात यहाँ पर बताई गई है। अगला क्वेश्चन होता है 39 अनुच्छेद वास्तव में क्या कहता है? तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग 39 के का की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि 39 के का में निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि निःशुल्क रूप से विधिक सहायता यहाँ पर जो है प्रदत्त की गई है। और यहाँ पर बोला गया है कि अगर कोई भी आर्थिक रूप से कमज़ोर है, अगर वह किसी भी मामले को लेकर के कोर्ट में नहीं जा सकता है क्योंकि उसको आर्थिक रूप से जो है कहीं ना कहीं तंगी है, तो राज्य सरकार का यहाँ कर्तव्य बनता है कि उसका जो मामला है वो कोर्ट में बिल्कुल फ्री लड़ा जाए। यानी कि राज्य से वो गुहार लगा सकता है कि हमारे मामले को जो है उसकी सुनवाई की जाए, क्योंकि हमारे पास किसी प्रकार का धन नहीं है। यानी कि यहाँ पर विधिक सहायता, जो कानूनी सहायता होगी वो उसको पूरी की पूरी निःशुल्क मिलेगी। ये बात ध्यान रखना होता है, बिल्कुल फ्री में यहाँ पर उसको सुविधा मिलेगी। अगला प्रश्न होता है 39 का खा। यहाँ पर समझेंगे कि 39 का खा क्या है। तो 39 के खा में आपको बताया गया है यहाँ पर कि जिस तरीके से जो सार्वजनिक संपत्तियां होती हैं, जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, तालाब हो गया, गांव की सड़क हो गई, तो इस प्रकार के जो हमारे सामाजिक प्रकार के सार्वजनिक प्रकार की संपत्तियां होती हैं उनमें सबका बराबरी का महत्व होता है, सबका बराबरी का अधिकार होता है, सबका बराबरी का जो है यहाँ पर स्वामित्व होता है। यानी कि यहाँ पर मंदिर ये किसी का नहीं है, सभी का है। गांव का तालाब किसी का नहीं, सभी का है। तो इस प्रकार के कोई भी स्मारक हैं तो वो स्मारक वो किसी के नहीं हैं, वो सभी के हैं। यानी कि वो भारत के नागरिकों के हैं, ये कहा जा सकता है। ये इसमें बताया गया है। अगला क्वेश्चन है 39 का जो ग नंबर है, यहाँ पर बताते हैं कि धन का समान वितरण, यानी कि जो हमारा धन है या जो भी अपना राजस्व है उसको समान रूप से सब में बांटा जाए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यानी प्रत्येक वर्ग है, गरीब अमीर जो भी है उनके रूप में जो बांटा जाए। किसके माध्यम से? सरकार के माध्यम से। छूट है या फिर योजनाएं हैं तो उसमें सभी को लाभ मिलना चाहिए, ऐसा बताया गया है। और अनुच्छेद जो है 39 का जो घ है तो इसमें बताया गया है समान कार्य के लिए समान वेतन। यहाँ चर्चा की गई है कि अनुच्छेद जो 39 का घ है इसमें क्या बताया गया है? समान कार्य के लिए समान वेतन के बारे में चर्चा की गई है। और यहाँ बताया गया है कि अगर स्त्री हो या भी पुरुष हो, अगर वो किसी भी पोस्ट पर है, किसी पद पर है, तो चाहे तो स्त्री हो चाहे तो पुरुष हो, उसको अगर समान कार्य है तो उसको समान वेतन दिया जाएगा। यानी कि कोई भी पोस्ट है तो उस जगह पर अगर पुरुष होता है तो भी उसको वेतन वही मिलेगा, अगर उसी पोस्ट पर महिला होती है तो भी उसको वेतन वही मिलेगा, क्योंकि अगर कार्य समान है तो वेतन भी समान दिया जाएगा। यह अनुच्छेद 39 का घ है। यही क्वेश्चन है जो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2019 में इसको पूछा गया था कि समान कार्य के लिए समान वेतन का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो आंसर आपको करना था 39 के घ से, यानी कि 39 का घ जो है ये संबंधित है समान कार्य के समान वेतन से। चलते हैं हम लोग आगे।
प्रश्न यहाँ पर आपका बनता है कि इसके बाद प्रश्न आपका जो आ रहा है वो अनुच्छेद 40। यहाँ समझिएगा आप लोग कि सबसे पहले चर्चा की गई है 39 के बाद जो अनुच्छेद 40 होता है। अब तक का अगर देखा जाए तो पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला नीति निषेध सिद्धांत है। इससे ज़्यादा अगर देखा जाए तो एक आध और अनुच्छेद हैं जो पेपर में आते हैं, जैसे अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48। ये कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो सबसे ज़्यादा अब तक पेपरों में पूछे गए हैं। किसी भी प्रकार के पेपर में अगर चर्चा की जाए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 40। प्रश्न आता है कि अनुच्छेद 40 में क्या है। तो अनुच्छेद 40 जो निर्देश देता है किसी भी राज्य सरकार को कि अपने यहाँ ग्राम पंचायतों का गठन करें, जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको पूर्ण रूप से संचालित करें, उसका गठन करें। ये चर्चा इसमें की गई है जो कि अनुच्छेद 40 होता है, जिसे अगर देखा जाए तो पंचायती राज प्रणाली को सबसे पहले अगर चर्चा करें तो राजस्थान के नागौर से इसे सबसे पहले लागू किया गया था। तो जो प्रणाली अपने भारत में राजस्थान के नागौर से प्रारंभ की गई थी उसे हम पंचायती राज के नाम से जानते हैं, परंतु इसे चाहे तो पंचायती राज कहें और चाहे तो इसे ग्राम पंचायत कह सकते हैं। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 वास्तव में पुनः अगर बात करें तो ये भी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर रहा है, लोगों को जो है सुविधाएं देता है, जिसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न ये बताया जाता है कि अगर कोई भी है, गरीब है, अमीर है, बीमार है, बूढ़ा है या किसी परिस्थिति से लाचार है, ऐसी परिस्थिति में उसको पूर्ण रूप से लोक सहायता, यानी शब्द आप देखिएगा वेरी मोस्ट पॉइंट, यानी कि शब्द बड़ा जबरदस्त है, लोक सहायता। इसका मतलब होता है ऐसी परिस्थिति में जो लोक है, लोक में जो जनता है उसकी पूर्ण सहायता की जाए। यानी कि अगर कोई वृद्ध है, उसके घर में कोई भी सहारा नहीं है, तो उसको पूर्ण रूप से सहारा दिया जाए। किसके माध्यम से? वृद्धाश्रम के माध्यम से। अगर भारत में वो बीमार हो चुका है, अगर उसके घर में बीमारी के लिए पैसा नहीं है या फिर लोग नहीं है उसको दवा कराने के लिए, तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम चर्चा करते हैं तो हमारी राज्य सरकार का कर्तव्य बनता है कि उस बीमार का पूरा इलाज किया जाए। यानी कि ये पावर कहीं न कहीं जनता को मिलते हैं, परंतु कब मिलते हैं? जब राज्य इन्हें लागू करेगा तब। यानी कि यहाँ प्रश्न भी ये बनता है कि ये हैं तो जनता के लिए, यानी कि प्रश्न है कि नीति निर्देशक सिद्धांत किसके लिए हैं? आंसर जनता के लिए। मगर नीति निर्देशक सिद्धांत किसके हैं? तो आंसर आता है राज्य के हैं। यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य के हैं, मगर ये किसके लिए हैं? तो वो जनता के लिए हैं। जनता को तभी मिलेंगे जब राज्य इनको लागू करेगी तब। ये चीज ध्यान रखनी है। अब प्रश्न यहाँ पर अगला आता है अनुच्छेद 42। वेरी मोस्ट क्वेश्चन होता है, ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट में ही रखा जाता है। प्रश्न ये होता है कि भारत का कोई भी राज्य हो, जो हमारी माताएं बहनें गर्भवती होती हैं, उन माताओं बहनों के लिए जो भी दवाएं, चिकित्सा एवं उनकी सुविधाएं जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी उनकी सुविधा देने का कर्तव्य हमारे राज्य सरकार का होता है। यानी कि जिस प्रकार से स्त्री प्रसूति सहायता जो हमारी की जा रही है, तो ये इसका वर्णन अनुच्छेद जो है 42 में किया गया है। ये स्पेशल अनुच्छेद हमारी माताओं बहनों के लिए है जो कि गर्भवती होती हैं, यानी प्रसूता होती हैं। उनके लिए इनको अधिकार देता है कि जिसके माध्यम से वो अस्पताल तक पहुंच सकें, यानी एक वाहन होता है जिसके माध्यम से अस्पताल जा सकती हैं। वहाँ पर सरकार फ्री में सुविधाएं प्रदान करता है। उसके बाद भी उनको बहुत सारी जो है छूटें जो मिलती हैं या फिर उनको सुविधाएं जो मिलती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्त्री प्रसूति सहायता। यानी कि गर्भवती माताओं को विधिवत जो सुविधाएं सरकार देती है वो अनुच्छेद 42 के माध्यम से देती है। अनुच्छेद 43 पे चर्चा करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी राज्य हो, अगर आपके राज्य के जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, जो कामगार हैं, उनकी दैनिक मजदूरी का निर्धारण किया जाना जरूरी होता है। यानी कि अगर श्रम की, मजदूर की दैनिक मजदूरी निर्धारित नहीं की जाती है तो उसको बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े लोग या संस्थान जो होते हैं उनका शोषण करते हैं, जिससे अगर राज्य सरकार उनकी मजदूरी निर्धारित कर देती है तो उनका लोक कल्याण हो जाता है। यही लिए कहा जाता है कि नीति निषेध सिद्धांत जो होते हैं ये केवल लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए ही संविधान में जोड़े गए हैं, इनको रखा गया है। तो
तो प्रश्न यहाँ बनता है कि अगर हम मनरेगा की बात करते हैं तो मनरेगा अनुच्छेद जो है 43 में ही आता है, मनरेगा। यानी कि इसमें जो मजदूरी का निर्धारण होता है कि फिक्स रूप से जो आपको तनख्वाह मिलेगी वो बिल्कुल फिक्स है। तो यहाँ मजदूरी निर्धारण के बारे में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य सरकार अपने राज्य में जो कामगार हैं, मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनके लिए मजदूरी का निर्धारण करें। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 44 की। अनुच्छेद 44 में बताया गया है कि हमारी राज्य सरकारों का एक कर्तव्य बनता है कि वो अपने राज्य में समान सिविल संहिता को जारी रखें, जो समान नागरिक संहिता है, यानी नागरिकों के लिए समान व्यवस्थाओं की जो है सुविधा बढ़ाएं या फिर समान व्यवस्था को लागू करें। ये समान सिविल या नागरिक संहिता के रूप में जाना जाता है। अगर हम अपने अनुच्छेद 45 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 45 वास्तव में अगर देखा जाए तो ये 6 से 14 वर्ष तक के जो हमारे बच्चे होते हैं, जैसे 6 से 14 वर्ष वाले जो बच्चे होते हैं, इनको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होता है, यानी कि इनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए, हमारा राज्य सरकार उनको निःशुल्क शिक्षा दे तथा साथ में ही उनके संरक्षण की व्यवस्था करे। यानी कि राज्य सरकार का कर्तव्य बनता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे एवं तथा उनका संरक्षण करे, यानी कि बच्चों के पूर्ण संरक्षण एवं उनके स्वास्थ्य को जो है विधिवत तरीके से उनका संरक्षण करे एवं उनके स्वास्थ्य की देखभाल करे। ये अनुच्छेद जो होता है अनुच्छेद 45 में इसका वर्णन किया गया है। फिर चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर, इसी के अगले अनुच्छेद पर चलते हैं, अनुच्छेद जिसे हम लोग 46 बोलते हैं। इसमें आप सीधी सी बात बोली जाती है कि अपने भारत में जो 28 राज्य हैं, इन राज्यों में हमारे SC वर्ग, ST वर्ग, पिछड़ा वर्ग जो भी यहाँ पर लोग हैं उनमें से शैक्षिक रूप से एवं आर्थिक रूप से उनको समृद्धि प्रदान करे, यानी कि अगर वो गरीब हैं तो उनके लिए सुविधाएं प्रदान करे, ये बताया गया है। जिसके अंतर्गत अगर हम चर्चा करें, अगर उनका घर नहीं है तो उनका घर प्रदान करे, उनके यहाँ खाने का नहीं है तो उनके लिए अनाज प्रदान करे, अगर उनके लिए सुविधाएं नहीं है, चिकित्सा की सुविधा नहीं है तो उनके लिए चिकित्सा की सुविधा प्रदान करे। तो अनुच्छेद जो 46 होता है वो किसके लिए होता है? ये SC ST पिछड़ा एवं कोई भी जो आर्थिक एवं रूप से सामाजिक रूप से समृद्ध नहीं है तो उसको समृद्ध करने का काम अनुच्छेद जो है करता है, जिसे हम 46 कहते हैं। और ये कर्तव्य किसका बनता है? तो आंसर वही आता है, राज्य का। अब प्रश्न है कि अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47 जो होता है इसमें चर्चा की गई है कि हमारे भारत में बच्चों की एक बहुत बड़ी समस्या पाई गई है जो कि कुपोषण शब्द होता है। कुपोषण, कुपोषण, कु माने खराब, पोषण मीन्स पोषण, भोजन, यानी कि अपने भारत में बहुत बड़ी समस्या पाई गई है जिसमें कि भारत में प्रत्येक दूसरा बच्चा जो है वो कुपोषित है माना जाता है। तो जो कुपोषण है ये बहुत ही खराब समस्या है, बहुत ही दुर्दांत समस्या है अपने भारत में। तो बताया गया है कि अनुच्छेद जो 47 के माध्यम से कि राज्य सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो अपने राज्य के बच्चों को समुचित पोषण की व्यवस्था करे। तो अगर आप जान सकते हैं तो यहाँ पर जान लीजिएगा, इसी अनुच्छेद में जो MDM होता है, MDM मिड डे मील, मध्याह्न भोजन योजना, तो मध्याह्न भोजन योजना जो है आज वर्तमान में इसका नाम सरकार ने बदल दिया हुआ है, इसको प्रधानमंत्री पोषण योजना के नाम से जाना जा रहा है। यानी कि जिसे अभी तक हम लोग MDM कहते थे, मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील योजना, तो आज इसे प्रधानमंत्री भोजन योजना के नाम से जाना जा रहा है, पोषण योजना के नाम से जाना जा रहा है। तो यह योजना अनुच्छेद जो है 47 का ही एक आधार है, यानी कि कोई भी बच्चा राज्य में कुपोषित ना रहे, उसको समुचित पोषण दिया जाए। अगला क्वेश्चन हम लोग चर्चा करते हैं, अनुच्छेद जो है 48। अनुच्छेद 48 में बताया गया है कि कोई भी राज्य अपने राज्य की कृषि एवं पशुपालकों के लिए बेहतरीन सुविधाएं उत्पन्न करे या उनको बढ़ाए या उन सुविधाओं को कृषकों को प्रदान करे, जिससे हमारे राज्यों के जो कृषक लोग हैं वो बेहतर से बेहतर तकनीक से खेती कर सकें और बेहतर से बेहतर आधुनिक ढंग से पशुपालन कर सकें, जिससे उनकी कृषि में बेहतर उत्पादन एवं उनके पशुपालन में जो भी प्रोडक्शन होते हैं वो बेहतर से बेहतर उत्पादन हो, जिससे हमारे कृषकों की आय दोगुनी हो सके। ये बताया गया है अनुच्छेद 48 में। मगर हम चर्चा यदि करते हैं यहाँ पर
अनुच्छेद 48 के का की यहाँ विशेष पॉइंट बनता है, सबसे ज़्यादा पेपरों में इसको भी रखा गया है, वेरी वेरी मोस्ट में आता है, क्योंकि इसका संबंध कहीं न कहीं पर्यावरण से है। तो प्रश्न इसमें ये बनता है, अनुच्छेद 48 के का में इसको जोड़ा गया, जो कि इसमें बताया गया कि पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन एवं जीवों का एवं दुधारू पशुओं का संरक्षण किया जाए। यानी कि यहाँ पर प्रश्न ये उठ रहा है कि अपने भारत में राज्यों का कर्तव्य बनता है कि अपने राज्य में पर्यावरण को संरक्षित किया जाए, उसको संवर्धित किया जाए। राज्य में जितने दुधारू पशु हैं उनको मारा न जाए, उनको संरक्षित किया जाए, एवं वन्य जीव जितने हैं, जंगल के जीव हैं, उनको संरक्षित किया जाए एवं उनमें समृद्धि की जाए। तो यहाँ पर जितने अच्छी नस्ल के पशु हैं उनको भी संरक्षित करने का अधिकार जो है राज्य को मिलता है, पावर मिलता है। तो यह अनुच्छेद वही अनुच्छेद है जो कि हमारे भारत में जंगली जानवर एवं दुधारू पशु एवं अच्छी नस्ल के पशु जितने हैं उनको काटने से या फिर मारने से रोका जा रहा है। राज्य सरकार का कर्तव्य है, अगर वो चाहे तो इन्हें मारे, चाहे तो इन्हें संरक्षित करे। इस पर कभी हम ये दबाव नहीं डाल सकते हैं किसी कोर्ट के माध्यम से कि राज्य सरकार हमारी जो है पशुओं की हत्या करा रही है, या फिर राज्य सरकार जो है पशुओं की हत्या रोक क्यों नहीं रही है। तो ऐसा कोई भी मामला हम कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ये एक प्रकार का नीति निषेध सिद्धांत है और ये राज्य लागू करे या ना करे, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट में वाद्य योग्य नहीं बनाया गया है। फिर चलते हैं अनुच्छेद 49। अनुच्छेद जो 49 होता है ये प्रत्येक राज्य के प्रशासकों से एक कर्तव्य के रूप में निर्दिष्ट करता है कि जिसमें बताया गया कि किसी भी राज्य में जितनी हमारी धरोहरें हैं, जितने स्मारक हैं, जितनी सार्वजनिक संपत्तियां हैं, उनका संरक्षण करे। यानी कि उदाहरण स्वरूप कोई भी सार्वजनिक संपत्ति है, कोई भी स्मारक है, कोई भी पुरानी बिल्डिंग है जो धरोहर के रूप में संरक्षित है, तो उसको राज्य का कर्तव्य बनता है कि उसका संरक्षण करे एवं उसका संवर्धन करे। इसके बाद हम लोग चलते हैं, अनुच्छेद जो है आपका आता है 50। यहाँ पर बात करी गई है कि यहाँ कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है वो बिल्कुल पृथक पृथक रहे, क्योंकि कार्यपालिका और न्यायपालिका के मिलने पर कहीं न कहीं समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं या फिर गड़बड़ी हो सकती है। तो यहाँ बोला गया है कि ये जो कार्यपालिका होती है और जो न्यायपालिका होती है इसे पृथक पृथक रखा जाए, यानी दोनों अलग होने चाहिए, ये एक में मिलने नहीं चाहिए। और 51 जिसे हम लोग बोलते हैं नीति निषेध सिद्धांतों का अंतिम अनुच्छेद 51, इसमें क्या बताया गया है? तो यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी राज्य अंतर्राष्ट्रीय जो शांति होती है उसको बनाए रखने का काम करे, इसके साथ साथ वो उन मदों पर काम करे या ऐसे संगठन बनाए जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं उसके सहयोग में वृद्धि हो। यानी कि इस प्रकार के संगठन भी बना सकता है जो शांति को रोकने का काम करें। ये हमारे राज्य सरकार का अधिकार यानी एक पावर होता है, क्योंकि अभी हमने बताया कि नीति निषेध सिद्धांत जो होते हैं वो किसके पावर बढ़ाते हैं? ये राज्य सरकारों के पावर बढ़ा देते हैं, उनकी शक्तियां को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर क्या बढ़ा देते हैं कि अगर वो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सहयोग कर रहे हैं तो हमारा राज्य सरकार जो है वो इस पर सहयोग कर सकता है। कोई संगठन इससे जुड़ा हुआ बनाना चाहता है तो संगठन बना सकता है और उस पर वो काम भी कर सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये जो हमारे नीति निषेध सिद्धांत हैं ये किसके लिए काम करते हैं? तो काम करते हैं जनता के लिए, मगर ये करता कौन है? आंसर राज्य सरकार करती है।